Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran from FEI. This is class 9th Economics and Disaster Management. This is chapter number 2nd, Understanding the Indian Economy. This is the video number 3rd or lecture number 3rd of the chapter. Let's start today's first topic. Let us examine another way of classifying activities in the economy. तो इसमें हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे. अगर हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में बात करें तो ये वो सेक्टर होता है वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर एंड द एम्प्लॉयज गेट एश्योर्ड वर्क. इसके अलावा दे गेट पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा. लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर नॉट फिक्स्ड एंड रेगुलर एज वेल एज द एंटरप्राइज आर नॉट रजिस्टर्ड विद इन द गवर्नमेंट. तो ये गवर्नमेंट के अंडर में, रजिस्ट्रेशन के अंडर में काम नहीं करते हैं. तो आपको यहाँ पे अंदाजा हुआ होगा कि यहाँ पे अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वो लोग आएंगे जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं या उन प्राइवेट कंपनीज या स्कूल्स या हॉस्पिटल्स में काम करते हैं जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होती है. लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होता है जैसे कि एग्रीकल्चर लेबर्स काम करते हैं या किसी ऐसी फैक्ट्री वगैरह में लोग काम करते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होती है. वहां पे उन लोगों को ओवर टाइम करना पड़ता है, उनके लीव्स को जो लीव वो लेते हैं उसके पैसे नहीं मिलते हैं, हॉलीडेज नहीं दी जाती है, सिकनेस लीव वगैरह के लिए भी पैसे काटे जाते हैं. अगर कोई लीव लेगा तो उनका एम्प्लॉयमेंट वहां पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सिक्योर नहीं होता है. इसके अलावा अक्सर लोग सीजनल वर्क करते हैं, तो कभी भी किसी को भी नौकरी से निकाला जा सकता है या सीजन खत्म हो जाएगा उसको वहां से निकाला जाएगा नौकरी से. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग सिक्योर होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो सिक्योर उनके पास सिक्योर जॉब नहीं होती है. इसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. तो पब्लिक सेक्टर वो होता है जिसको हम गवर्नमेंट, जिसमें सारे एसेट्स वगैरह जो सर्विसेज वगैरह जो प्रोवाइड करता है वो गवर्नमेंट करता है, जैसे कि रेलवेज, पोस्ट ऑफिस वगैरह कुछ एग्जांपल्स है पब्लिक सेक्टर की. दूसरी होती है प्राइवेट सेक्टर, जिसमें ऑनरशिप ऑफ एसेट्स या डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होती है कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में या कुछ कंपनीज, जैसे कि यहाँ पे टाटा एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, ये एक प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट इंडस्ट्री है. इस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो ये भी प्राइवेटली ऑनर्ड एस्टेट्स है जो हम कह सकते हैं, जिनको हम यहाँ पे प्राइवेट कहते हैं. तो पब्लिक होती है गवर्नमेंट और प्राइवेट होती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में जो सेक्टर्स होते हैं. तो ग्लोबलाइजेशन अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये होती है ऑन ए ग्लोबल लेवल. तो कोई भी चीज़ जो ग्लोबल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे हम करते हैं, चाहे ट्रेड उसमें आता है, चाहे उसमें माइग्रेशन ऑफ पीपल होती है या उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. तो ये एक पुराना कंसेप्ट है जिसमें पुराने ज़माने से लोग एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे और साथ में वो अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपनी एजुकेशन या चीज़ें वगैरह भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे. जैसे अगर हम बात करें 3000 BC में भी कहा जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे उनके ट्रेड लिंक्स थे मेसोपोटामिया, जिसको हम करंट डे इराक बोलते हैं. तो उस सिविलाइजेशन के साथ उनकी इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस थे. लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड करना शुरू किया. इसके अलावा बहुत सारे रिलीजन जो दुनिया में आए, तो उनकी मानने वाले या जो हम कह सकते हैं उनको फैलाने वाले दुनिया के अलग अलग कोनों में गए उस रिलीजन को फैलाने के लिए. जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह दुनिया के अलग अलग कोनों में गए. तो इसके अलावा अगर हम देख सकते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन का वर्ड जो है पिछले 50 सालों में ज़्यादा हम इस्तेमाल में करने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि दुनिया अब काफ़ी ज़्यादा एक स्मॉल विलेज की तरह बनने लगा है, जिस तरह से हम देखते हैं कि टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन वगैरह ने दुनिया को एक साथ मिलाया है. अगर हम शाम को टीवी पर बैठते हैं तो हम दुनिया की कोई भी न्यूज़ चैनल पे दुनिया के बारे में जान पाते हैं. इसके अलावा मोबाइल में जो इस वक्त सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, या इसके अलावा अगर हमें कहीं लेटर भेजनी हो, इंटरनेट कॉल करनी हो, वीडियो कॉल करनी हो, तो दुनिया के किसी भी कोने में हम अपनी मैसेज पहुंचा सकते हैं या ट्रेड वगैरह कर सकते हैं.
तो यहाँ पे अगर हम देखिए ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इन विच एक्टिविटीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज कैरिड आउट। तो बिजनेस एक्टिविटीज या मतलब बड़े लेवल पे दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में एक दूसरे के साथ होने लगी है, लेकिन ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी बढ़कर है ये ग्लोबलाइजेशन का जो वर्ड है, क्योंकि दुनिया की जो सारी इकोनॉमीज है ये एक दूसरे के हम कह सकते हैं ऊपर इंटरलिंक्ड है। जैसे हम बात करेंगे इंडिया में फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की कमी है तो दूसरी दुनिया की दूसरी कंट्री से हम वो इंपोर्ट कराते हैं। अब उन लोगों को किसी चीज़ की कमी है तो यहाँ से वो चीज़ें एक्सपोर्ट जाती है। तो इसमें इस इंटीग्रेशन में ट्रेड ऑफ गुड्स होती है, सर्विसेज होती है, फ्लो ऑफ कैपिटल होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है। इसके अलावा माइग्रेशन ऑफ पीपल होती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते हैं या बेटर लोकेशंस वगैरह के लिए एज टूरिस्ट जाते हैं। तो ये चीज़ें जो होती है ये इंटरनेशनली होती है। इसके अलावा अगर हम there has been an increasing trend in the world towards globalization which is characterized by trends such as। तो ग्लोबलाइजेशन का जो ट्रेंड है दुनिया में जो इस वक्त चल रहा है, इसकी वजह से जो फायदे पहुंचे जैसे कि इंक्रीज ट्रेड अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। तो इंटरनेशनल ट्रेड होने लगा है। वन कंपनी हैविंग सब्सिडरी कंपनीज, एक कंपनी अगर एक कंट्री की होती है जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है उसके अलग अलग ब्रांचेस दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में उन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में बेचती है। इसके अलावा जॉइंट वेंचर्स, जैसे मैं एग्जांपल लूंगा जैसे कि एक कंपनी थी यहाँ की जापान की सुजुकी। तो उन्होंने इंडिया की मारुति कंपनी के साथ कोलैबोरेशन की और उन्होंने मारुति सुजुकी की गाड़ियां बनाई जो काफी ज्यादा यहाँ पे चली। तो उसका फायदा दोनों को पहुंचा। इसके अलावा लोअरिंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स एंड सिंप्लीफाइड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स। तो पहले क्या होता था, एक कंट्री में अगर दूसरी कंट्री की चीजें आती थी तो यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती थी, उन पर टैक्सेस बढ़ाए जाते थे, जिससे वो कंट्री अपनी चीजें नहीं यहाँ पे बेच पाती थी। लेकिन अब इन सभी चीजों को सिंप्लीफाई किया गया है। जैसे कि इस वक्त दुनिया का ट्रेड का सेंटर जो है दुबई बनता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे टैक्सेस वगैरह नहीं लगाए हैं। वहाँ पे कोई भी इंसान ट्रेड वगैरह कर सकता है विदाउट एनी टैक्स। तो फास्ट एंड वाइडर स्प्रेड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ज़्यादा से ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजीज दुनिया में आई, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो नई इन्वेंशंस होती है उसके बाद जो कंट्रीज है वो शेयर करती है दूसरी कंट्रीज के साथ, क्योंकि उनको उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और ग्लोबलाइजेशन का भी एक अहम हम कह सकते हैं कनेक्शन है, क्योंकि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो होती है ये वो कॉरपोरेशन होती है जो रजिस्टर होती है मोर देन वन कंट्री। फॉर एग्जांपल इसराइल की कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, उन्होंने अपनी ब्रांचेस दुनिया की दूसरी कंट्रीज में भी बनाई है जहाँ पे वो प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स करते हैं या सर्विसेज करते हैं बहुत सारी कंट्रीज में। अगर हम देखें ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है इनका बहुत अहम रोल है इस वक्त। अगर हम देखें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हम यूएस बर्गर, इटली का पिज़्ज़ा या नूडल्स फ्रॉम चाइना वगैरह इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भी हम यहाँ पे देखोगे अब बहुत सारा जंक फूड वगैरह जो होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की अलग अलग जगहों से हम चीज़ें खरीदते हैं। जैसे हम किसी मोबाइल शॉप पे जाएंगे, वहाँ पे सोनी का मोबाइल भी मिलेगा, सैमसंग का भी मिलेगा, एमआई नोट का भी मिलेगा। तो ये दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में मोबाइल फोन्स बनते हैं। इसके अलावा अगर हमने देखा होगा जो कैमराज होते हैं वो भी दुनिया की अलग अलग उसमें लिखा होता है मेड इन जापान, मेड इन ताइवान वगैरह। तो ये इसी तरह से चलता है। जैसे कि आपने कोक, पेप्सी ये यूएसए की है, hyundai कोरिया की है, सुजुकी जापान की है। तो उन्होंने मारुति के बैनर के अंडर में यहाँ पे कार्स वगैरह बेच, जैसे मैंने पहले इसके बारे में कहा था। तो यह जो कैलकुलेटर वगैरह वो ताइवान में बना होगा। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हम जो इस्तेमाल करते हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में बनती है। इसकी वजह से भी दुनिया को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा, क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी अंडर डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा इन्वेंशंस वगैरह नहीं होती है, नई नई चीज़ें नहीं आई है, तो क्या वो लोग प्रिमिटिव रहेंगे? उन लोगों का भी हक है कि वो दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। तो इंटरनेशनल ट्रेड से
इन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है। अमेरिका में बनने वाली चीज़ फॉर एग्जांपल आईफ़ोन, उसका इस्तेमाल दुनिया की कोई किसी भी कंट्री में लोग करते हैं, जिनके पास भी अच्छे पैसे वगैरह है, इकोनॉमी है। इसके अलावा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने अपने ऑफिसेज़ वगैरह या जो हम कहते हैं प्रोडक्शन के लिए जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में इसलिए बनाई ताकि उनको चीप लेबर मिले। सस्ते लेबर में उनको या इसके अलावा सस्ते रिसोर्सेज़ उनको मिले ताकि उनकी चीज़ें जो है वो कम कॉस्ट में बनाई जाए और उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा सके। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो अमेरिका की कोई कंपनी है, अमेरिका में लेबर चीप नहीं है, वहाँ पे लेबर्स बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज़ अगर वहाँ पे नहीं होंगे तो उन्हें दूसरी कंट्री से उनको इम्पोर्ट कराना पड़ेगा। उसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा महँगा पड़ता है। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेंगे अमेरिका के आईफ़ोन की, तो उसकी कीमत लाख 2 लाख से भी ज़्यादा होती है या मतलब उसके करोड़ों में भी होती है क्योंकि वो डायमंड्स वगैरह भी उसमें लगाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसी आईफ़ोन की कॉपी चाइना वाले बनाते हैं क्योंकि वहाँ पे चीप लेबर है, रिसोर्सेज़ भी अच्छे से अवेलेबल है। तो वो 20-30 हज़ार का उससे अच्छा मतलब उससे अच्छी कॉपी वगैरह बनाते हैं, तो लोगों को वो सस्ती पड़ेगी। इसी तरह से इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ने भी ऐसा ही कुछ ट्रेंड देखा। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, उन्होंने दुनिया की अलग-अलग जगहों पे लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स वगैरह खरीदी, जिसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। तो जब भी कोई मतलब एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दुनिया की दूसरी कंट्री में प्रॉपर्टी वगैरह खरीदती है, उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है ताकि वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा सके। तो इन्होंने ज जॉइंट वेंचर्स भी करे हैं, जैसे मैंने मारुति और सुजुकी की एग्ज़ाम्पल दी, ताकि ये दोनों एक साथ पैसे कमा सकें कोलैबोरेशन की मदद से। इसके पीपल एज़ अ रिसोर्स, तो लोग भी एक रिसोर्स होते हैं। रिसोर्स के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा जियोग्राफी में, ये चैप्टर्स 7th क्लास ऑनवर्ड्स ही होते हैं। तो जो कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे, तो उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। तो अगर हम देखें अ, अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड है, उस पे हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो क्या वो वहाँ पे हम हमारे पास कोई क्रॉप वगैरह ग्रो हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसी तरह से हमारे पास जो लोग होते हैं, अगर वो अनएजुकेटेड होंगे, अनहेल्दी होंगे तो वो भी अपनी कंट्री को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएँगे। लेकिन अगर हमने उसी लैंड पर अ, जो एक रिसोर्स है उस लैंड पे हमने उस लैंड को टिल किया, उसके बाद उसमें सीड्स किया, इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड की, उसके बाद फर्टिलाइजर्स वगैरह डाले, तो उसके बाद हम क्या अचीव करेंगे? हम क्रॉप्स वगैरह अचीव करेंगे और खुद भी हम खा सकते हैं और मार्केट में बेच भी सकते हैं। इसी तरह से हम लोगों पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों को एजुकेशन दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, मेडिकल केयर दे सकते हैं, ताकि वो कल को वो लोग डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, साइंटिस्ट्स बने, फिर वो अपनी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँगे। देखिए कोई भी कंट्री हो उसका मेन जो सोर्स होता है मतलब इनकम का वो होता है टैक्स। तो टैक्स वही देंगे जिनके पास इनकम होती है। अगर एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर वगैरह हासिल करने के बाद लोग डॉक्टर्स बने, बिज़नेसमैन बने, इंजीनियर्स बने, तो वो कल को अपनी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे सकते हैं। तो उससे अपनी कंट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकती है। इसके अलावा हमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह की भी ज़रूरत है, अपनी कंट्री को सुधारने के लिए, अपनी कंट्री को डेवलप कराने के लिए। तो ये जो पीपल है एज़ अ रिसोर्स ये काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है यहाँ पे। इसके अलावा तो कंट्री की जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है जो कंट्रीब्यूट करती है नेशनल इनकम को, जैसे कि मैंने पहले कहा जो लोग पढ़े लिखे होंगे, हेल्दी होंगे, जो कल को अच्छी-अच्छी पोज़ीशंस हासिल करेंगे तो वो नेशनल इनकम में बढ़ोतरी कराएँगे। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 किस्म की एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें पहली होती है मार्केट एक्टिविटीज़ और दूसरी होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़।
मार्केट एक्टिविटीज वो होती है जिसमें लोग पैसों के लिए, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, जिससे गवर्नमेंट को फायदा मिलता है। जिसमें लोग प्रोड्यूस करते हैं चीजें या सर्विसेज वगैरह करते हैं, जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह कुछ जॉब करते हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो होती है जो लोग सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हैं, जैसे कि एजुकेशन हासिल करना, स्किल वगैरह। तो ये इन चीज़ों से, नॉन मार्केट एक्टिविटीज से कंट्री को कोई फायदा नहीं पहुंचता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, ये सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है। लेकिन लोग कल को नॉन मार्केट एक्टिविटीज हासिल करने के बाद ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज या मार्केट एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें और भी कुछ टॉपिक्स है, तो आने वाली वीडियो में उनको भी कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, या अमान अल्लाह।